क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, पढ़ना लिखना, चलना दौड़ना इत्यादि। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के आगे न जोड़ने ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ धातु में ना जोड़ने से पढ़ना बन जाता है। इसी प्रकार लिखना, लिखना, चलना, चलना आदि क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, पढ़ना लिखना, चलना दौड़ना इत्यादि। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ना धातु में ना जोड़ने से पढ़ना बन जाता है। इसी प्रकार लिखना में चलना पलटना चलना आदि क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, पढ़ना लिखना, चलना दौड़ना इत्यादि। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ धातु में ना जोड़ने से पढ़ना बन जाता है। इसी प्रकार लिख प्लसना लिखना, चल प्लसना चलना इत्यादि। क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा। अध्यापक ने किसको पीटा? लड़के को पीटा। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा। इस वाक्य में अध्यापक कर्ता द्वारा पीटने के कार्य का फल लड़के कर्म पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है। विद्यार्थी पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल विद्यार्थी कर्ता पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। उल्लेखनीय जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। अकर्मक क्रिया हो गया जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में रहता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल विद्यार्थी पर पड़ता है, तो इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। उल्लेखनीय जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उभयविध धातु कहते हैं। उभयविध धातु। क्रियाओं के अन्य भेद हो गया। क्रियाओं के 6 अन्य भेद हैं जो निम्नलिखित हैं। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा चुका है। इस वाक्य में खाना और चुकना दो क्रियाओं के योग से पूर्ण क्रिया बनती है, तो यह संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रियाएं अभ्यास, अनिष्टा, अनुमति, अवकाश, आरंभ, आवश्यकता, इच्छा, निरंतर, पूर्णता, समाप्ति इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होती है। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा चुका है। इस वाक्य में खाना और चुकना दो क्रियाओं के योग से पूर्ण क्रिया बनती है, यह संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रियाएं अभ्यास, अनिष्टा, अनुमति, अवकाश, आरंभ, आवश्यकता, इच्छा, निरंतर, पूर्णता,
पूर्णता, समाप्ति आदि इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होती है। आदि अर्थों में प्रयुक्त होती है। क्रियाओं के अन्य भेद। क्रियाओं के 6 अन्य भेद हैं। क्रियाओं के 6 अन्य भेद हैं जो निम्नलिखित हैं। संयुक्त क्रिया, 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। राम खाना खा चुका, इस वाक्य में खाना और चुकना 2 क्रियाओं के योग से पूर्ण क्रिया बनती है। अतः यह संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रियाएं अभ्यास, अनिष्टा, अनुमति, अवकाश, आरंभ, आवश्यकता, इच्छा, निरंतर, पूर्णता, समाप्ति इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होती है। नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण बनाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण बनाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण बनाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण बनाती है, जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण बनाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से बात से बतियाना, संज्ञा से बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, दुख से दुखाना, लाज से लजाना, विशेषण से गरमाना, गरमाना, चिकना से चिकनाना। प्रेरणार्थक क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रियाएं जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना, करना से करवाना, जीतना से जितवाना आदि। पूर्वकालिक क्रियाएं, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आई उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया हो गया, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आई उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आई उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का मूल रूप होती है अथवा उसके साथ कर या करके का प्रयोग होता है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, अपना पाठ पढ़कर खेलो, अपना पाठ पढ़कर खेलो। पूर्वकालिक क्रिया हो गया, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आई उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आई उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आई, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आई उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का मूल रूप होती है अथवा उसके साथ कर या करके का प्रयोग होता है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, अपना पाठ पढ़कर खेलो, अपना पाठ पढ़कर खेलो। पूर्वकालिक क्रिया, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आई उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का मूल रूप होती है अथवा उसके साथ कर या उसके कर या करके का प्रयोग होता है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, अपना पाठ पढ़कर खेलो, अपना पाठ पढ़कर खेलो। पूर्वकालिक क्रिया, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आई उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का मूल रूप होती है अथवा उसके साथ कर या उसके करके का प्रयोग होता है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, अपना पाठ पढ़कर खेलो, अपना पाठ पढ़कर खेलो। पूर्वकालिक क्रिया, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आई उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का मूल रूप होती है अथवा उसके साथ कर या करके का प्रयोग होता है। उसके साथ कर या करके का प्रयोग होता है। वह खाना खाकर सो गया, अपना पाठ पढ़कर खेलो, अपना पाठ पढ़कर खेलो। पूर्वकालिक क्रिया, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आई। पूर्वकालिक क्रिया हो गया, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आई उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का मूल रूप होती है अथवा उसके साथ कर या उसके करके का प्रयोग होता है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, अपना पाठ पढ़कर खेलो। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी थी? जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना, करना से करवाना, जीत से जितवाना। द्विकर्म क्रिया, जिन क्रिया में 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों की हिंदी पढ़ाई, दो छात्रों हिंदी। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, 2 कर्म राम थप्पड़ हो गया। द्विकर्म क्रिया हो गया,
जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, दो कर्म छात्रों हिंदी। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, दो कर्म थप्पड़ और राम और थप्पड़। राम और थप्पड़ हो गया सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक होती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में जाना मुख्य क्रिया और हूँ सहायक क्रिया। हूँ सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हो गया, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट तथा पूर्ण करने में सहायक होती है। अर्थ को पूर्ण करने में सहायक होती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में जाना मुख्य क्रिया और हूँ सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया हो गया, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट तथा पूर्ण करने में सहायक होती है। अर्थ को स्पष्ट तथा पूर्ण करने में सहायक होती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट तथा पूर्ण करने में सहायक होती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में जाना मुख्य क्रिया और हूँ सहायक क्रिया है। क्रियाओं में रूपांतरण। क्रिया विकारी शब्द है, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के 5 आधार हैं: वाच्य, अर्थ या भाव, काल, अव्यय, निपात। अध्याय में इन सभी आधारों का वर्णन समाहित किया गया है। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किस एक की प्राधान्यता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्रियाओं में रूपांतर क्रिया विकारी शब्द है। क्रिया विकारी शब्द है, इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के 5 आधार हैं: वाच्य, अर्थ या भाव, काल, अव्यय, निपात। अध्याय में इन सभी आधारों का वर्णन समाहित किया गया है। क्रियाओं में रूपांतरण हो गया। क्रिया विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? विकारी शब्द है, तो इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के 5 आधार हैं: वाच्य, अर्थ या भाव, काल, अव्यय, निपात। अध्याय में इन सभी आधारों का वर्णन समाहित किया गया है। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किस एक की प्राधान्यता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किस एक की प्राधान्यता है, उसे वाच्य कहते हैं। 3 प्रकार के। क्रियाओं में रूपांतरण। क्रिया विकारी शब्द है, इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के 5 आधार है: वाच्य, अर्थ या भाव, काल, अव्यय, निपात। अध्याय में इन सभी आधारों को वर्णन समाहित किया गया है। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किस एक की प्राधान्यता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किस एक की प्राधान्यता, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्राधान्यता रहती है। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्राधान्यता रहती है। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्राधान्यता रहती है उसे, और क्रिया का सीधा तथा प्रधान संबंध कर्ता से होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इस वाच्य में क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, रीता पत्र लिखती है, लड़के पत्र लिखते हैं। इन वाक्यों में कर्ता की प्राधान्यता है तथा क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार क्रम। कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया के भी वाक्य होते हैं। कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया के भी वाक्य होते हैं और अकर्मक क्रिया के भी। जैसे सकर्मक कर्तृवाच्य, गोपाल पुस्तक पढ़ता है। सकर्मक कर्तृवाच्य, गोपाल पुस्तक पढ़ता है। अकर्मक कर्तृवाच्य, बालक सोता है। अकर्मक कर्तृवाच्य, बालक सोता है। अकर्मक कर्तृवाच्य, बालक सोता है। कर्तृवाच्य कर्तवाच्य हो गया। कर्तवाच्य हो गया क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्राधान्यता रहती है और क्रिया का सीधा तथा प्रधान संबंध कर्ता से होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे राम पत्र लिखता, रीता पत्र लिखती है, लड़के पत्र लिखते हैं। इन वाक्यों में कर्ता की प्राधान्यता है तथा लिंग तथा क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार। तथा कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया के रूप में सकर्मक क्रिया के भी वाक्य होते हैं, अकर्मक क्रिया के भी होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी होते हैं, अकर्मक क्रिया के। क्रम वाच्य
सकर्मक कर्तृवाच्य गोपाल पुस्तक पढ़ता है। अकर्मक कर्तृवाच्य बालक सोता है। अकर्मक कर्तृवाच्य बालक सोता है। कर्मवाच्य कर्मवाच्य हो गया, ये था कर्तृवाच्य, ये है कर्तृवाच्य था, ये